मालिक होता है, जो प्लांट का मालिक होता है, तो उसमें भी बंदे काम करते हैं। देयर ऑल्सो पीपल आर वर्किंग, लाइक यू समझ लो कि ओनर जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, वैसे ही अलग अलग कंपनीज रहते हैं जिसमें लोग काम करते हैं। इंडियंस काम करते हैं, पाकिस्तानीज काम करते हैं, चाइनीज़ काम करते हैं, हर जगह पे हर एक कंट्री के लोग उसमें काम करते हैं, गोरे भी काम करते हैं उसमें। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हाँ, NEPC का एक ये होता है, ग्रिड होता है, और बाद में जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन सऊदी अरेबिया में क्या है, स्कीको करके एक यूनिट है, दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर पावर प्लांट, ठीक है। पूरा पावर प्लांट का जो काम है स्कीको हैंडल करता है। और इंडिया में अगर आप देखें तो ये जो पानी का जो है, वाटर सप्लाई जो है, एक पानी का एक यूनिट रहता है जो हर एक स्टेट का अलग अलग एक पानी का एक ये रहता है जो वाटर सप्लाई करता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है। यहाँ पे दो स्प्लिट है। यहाँ पे क्या है कि SWCC एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर सप्लाई, जो रेजिडेंशियल एरिया में जो पीने वाला पानी है ना, पीने वाला पानी SWCC सप्लाई करता है। वो अलग अलग प्रोसेस से गुजारता है। समुंदर का पानी को पहले ये कर लेते हैं, डिसैलिनेशन कर लेते हैं। उनका पास बहुत सारा डिसैलिनेशन प्लांट्स है। जहाँ मैं रह रहा हूँ जुबैल में, यहाँ ऑलरेडी देर इज़ दो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। एक IWP मराफिक है, SWCC का एक अलग है। सो इस तरह से वो लोग डिसैलिनेट करते हैं पानी को डिसैलिनेट करके उसके बाद क्या करते हैं, RO सिस्टम में उसको ये करके पीने लायक पानी बना देते हैं। सो उसके बाद वो RO सिस्टम का पानी को फिर अलग अलग प्राइवेट यूनिट में दे देते हैं। वो लोग मिनरल्स वगैरह डालते हैं तो मिनरल वाटर बन जाता है। सो इस तरह से उनका सिस्टम रहता है। जो पीने वाला पानी मैं बोलता हूँ ना, जो पानी जो रॉयल कमीशन सप्लाई करता है वो डायरेक्टली आप पी नहीं सकते हो। पीने का अलग एक वो होता है, पोर्टेबल वाटर होता है या ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो भी है। यू कैन नॉट ड्रिंक रॉयल कमीशन का या मतलब SWCC का जो सप्लाई किया पानी, टैप वाटर हम पीते नहीं हैं यहाँ पे पीने के लिए मिनरल वाटर्स होते हैं। नहीं तो फिर अलग अलग प्राइवेट सेटअप रहता है जहाँ पे वो पानी को थोड़ा बहुत मिनरल्स वगैरह डाल के उसको ये करते हैं, ओके, पूरा उसको चेक करके सप्लाई करते हैं, बॉटल्स में, इग्लूस में सप्लाई करते हैं। पीने वाला पानी यहाँ पे डायरेक्टली टैप में नहीं आता। For your kind information, you can use for taking bath, you can use for washing utensils, ठीक है, there is no problem at all। लेकिन पीने वाला पानी जो है इधर सऊदी अरेबिया में टैप में नहीं आता, ओके। यू कैन नॉट ड्रिंक द टैप वाटर स्ट्रेट एज थिंग। हाँ, रॉयल कमीशन पार्क्स वगैरह में जो, क्योंकि बच्चे वगैरह खेलते हैं वहाँ पे, पानी वानी पीते हैं, तो वहाँ पे एक सेपरेटली एक ड्रिंकिंग वाटर का एक लाइन रहता है। तो वहाँ पे कुछ लोग फिल करके भी लेके जाता है, दैट्स अप टू देम, आई मीन लाइक ऐसा। यहाँ पे ये सिस्टम है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी का हो गया। अब मराफिक क्या है? मराफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्री को पानी सप्लाई करता है, ओके। मतलब वो भी क्या करता है कि वो पानी को डिसैलिनेट कर लेता है, डिसैलिनेट करके सप्लाई करता है। उसके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जब इंडस्ट्री उनसे पानी परचेस कर लेता है तो उसमें क्या होता है कि वो पानी परचेस भी कर लेता है, यूज़ होने के बाद जो पानी, जितना क्वांटम ऑफ पानी वो थोड़ी डिस्पोज करेगा, उसको डिस्पोज करने के लिए भी उनका पास एक कनाल रहता है, उसमें से वो डिस्कार्ड कर देता है। इट विल बी ट्रैवल थ्रू मराफिक का, रॉयल कमीशन का कनाल के थ्रू इट विल टच द मराफिक, एंड मराफिक उसको फिर से उसको ट्रीट करके फिर उसको ये कर लेता है। सो ट्रीट करने का भी पैसा चार्ज करता है, सप्लाई करने का भी पैसा चार्ज करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ है उसमें। हम लोग रिक्लेम्ड वाटर बोलते हैं। ट्रीट करने के बाद जो यूज़ होने वाला जो पानी है वो रिक्लेम्ड वाटर बोलते हैं। ज़्यादातर नहीं यूज़ करते, कुछ जगह पे उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे किया जा सके, नहीं तो फिर समुंदर में उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये चीज़ है। तो ये हो गया वो। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पेट्रोलियम का जो बाई प्रोडक्ट्स में जो कंपनीज़ है, पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इथेनॉल, मिथेनॉल, जो भी मतलब बाई प्रोडक्ट्स है जिससे पेट्रोलियम से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि अमाइन हो गया, ओलेफिन्स हो गया, और इथिलीन, पता नहीं क्या क्या चीज़, जो भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो बाई प्रोडक्ट बनता है, उसका जो भी प्लांट, उसका जो जिम्मेदारी है वो साबिक हैंडल करता है। वो सेमी, आजकल थोड़ा बहुत साबिक में थोड़ा बहुत सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ स्टाफ है, मतलब गवर्नमेंट है, बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट फर्म, लेकिन उसमें बहुत सारा प्राइवेट एंटिटी का शेयर्स है। लेकिन SWCC जो है वो 100% गवर्नमेंट कंपनी है। तो रॉयल कमीशन भी 100% गवर्नमेंट कंपनी है। और जो आपका जो ऑयल रिगिंग का जो
होता है, जैसे कि ऑयल को आइडेंटिफाई करना, उसको रिगिंग करना, उसको प्रोसेसिंग करना, वो प्योरली अरामको का अंडर में है। ओके, इट्स प्योरली अरामको। लेकिन अरामको ने भी अपना 10% स्टेक डाइल्यूट किया था लास्ट टाइम, उसमें शेयर्स के लिए किया था, ये चीज़ है। और मादेन क्या करता है, आपने सुना होगा, मादेन का नाम तो सुना होगा। मादेन आपका जितना भी मिनरल्स है, गोल्ड माइन हो गया, आपका आयरन ओर्स हो गया, आपका जितना भी ओर्स है, वो पूरा जो है वो जियोलॉजिकल जो मिलता है ना, जो सॉलिड माइनिंग होता है, वो पूरा मादेन हैंडल करता है। सो मादेन इज़ हैंडलिंग दैट वन। सो मादेन एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, इट्स नॉट 100% गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी, बट बहुत ही उनका फ्लेक्स बहुत अच्छा है, पेमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है उनका। सो मेंटेनेंस में भी 3-3 साल का प्रोजेक्ट्स में एक बार लग गया तो लग गए भाई, 3 साल का प्रोजेक्ट है उनका। बहुत सारा उनका गोल्ड माइंस, अभी बहुत सारे, देखो अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में भी सुना होगा, बहुत बड़ा जो गोल्ड का उनको $1 ट्रिलियन का गोल्ड का उनको ये भी मिला, नया ये मिला। हम लोग को 3 साल का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था मेंटेनेंस का, जो उसमें क्या है कि गोल्ड माइनिंग में बहुत सारा पानी खर्च होता है। तो जहाँ से पानी को रूट करके उसको पंप स्टेशन, बीपीएस बोलते हैं हम लोग को, पंप स्टेशन वगैरह रहते हैं, बीच में सब स्टेशन भी रहता है। सो पंप स्टेशन के थ्रू उसको पंपिंग किया जाता है, तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर पंपिंग किया जाता है। माइन का जो लोकेशन है वहाँ पे पंपिंग किया जाता है। सो वहाँ पे बहुत सारा जो चीज़ होता है, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो गोल्ड माइनिंग का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे हाइड्रोजेटिंग से यूज़ करता है। हाइड्रोजेटिंग मतलब उसको पानी चाहिए, हाई प्रेशर में पानी को उसको ये करके उसको कट किया जाता है। सो उसमें क्या होता है कि मैनुअल मेथड नहीं होता, जैसे कि कटिंग करके आप उसको ये कर रहे हो। बाकी होता है जो ग्रेडिंग वगैरह के लिए वो लोग यूज़ करते होंगे, बट यूजुअली हाइड्रोजेटिंग मशीन में पूरा कटिंग वटिंग किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग। हम लोगों ने वो एंड पॉइंट तक नहीं गए, लेकिन हमारा जो 484 किलोमीटर्स का हमारा मेंटेनेंस का काम था। सो ये चीज़ है। तो ये सब ओनर कंपनीज़ हैं। सो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, ये सब दे आर द ओनर कंपनीज। सो उसका अंडर में जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जो लाइसेंस कंपनी होता है, जैसे कि लिंडे होता है, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, आर्गन, लिक्विड LO2, जितना भी गैसेस का जो प्रोसेसिंग का जो कंपनीज होती है, तो वो लिंडे, प्रैक्सेर और एयर प्रैक्सेर, ऐसा भी कुछ है। बहुत सारा ऐसा कंपनीज है जो गैस प्लांट रिलेटेड काम लेते हैं, मतलब गैस इन द सेंस दिस पर्टिकुलर इसके लिए गैसेस जो स्पेशली LO2, LN2, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो बहुत सारा जो ये है वो यूज़ होता है। सो प्लांट में यूज़ करते हैं, तो उसका अलग कंपनीज होती है, उसका लाइसेंस से अलग होता है। उसके बाद आता है मेन कॉन्ट्रैक्टर। ओके, मैं इसके लिए आपको इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। स्टार्टिंग में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का आपको चूज़ करना है, टारगेट करना है, जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं। सो वहाँ भी आप मेन कॉन्ट्रैक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर का भी मेरे पास सैलरीज वगैरह है, और उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर होता है जो मेन कॉन्ट्रैक्टर अंदर में सब कॉन्ट्रैक्टर लेके काम करता है। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर में मैंने आपको बताया कि ये आपका बहुत सारा कंपनी, विल इंडिया आल्सो टेक द मेन कॉन्ट्रैक्ट। आपका सैमसंग हो गया, बहुत सारा कोरियन कंपनीज है, आपका हुंडई हो गया, हुंडई इंजीनियरिंग हो गया, चाइना हाबर हो गया, चाइना CNCC हो गया, और सिनोपैक है, बहुत सारा इटालियन कंपनीज है, साइपम है, स्नैप प्रज्योति है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, चेड पेट्रोस्टार हो गया, टेक्निप हो गया, और बहुत सारा तुर्किश कंपनीज भी है जो मेन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं। सो उन लोग का भी पैकेज अच्छा रहता है, नॉट बैड। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में जाते हो तो एक लाइफ एक स्टेबल रहता है, अच्छा खासा एकोमोडेशन देते हैं, फूड वगैरह अच्छा खासा देते हैं, सैलरी पैकेज एक एवरेज पैकेज देता है, जो मैं आपको आज बताऊंगा कितना होता है। तो इट विल बी ओके फॉर द फ्रेशर्स। ओके, सो नॉट बैड, एब्सोल्युटली नॉट बैड अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में जाते हो। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर में जाते हो, देखो इंडियंस भी आजकल बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज हैं, जो जैसे कि हो गया गल्फ एशिया हो गया, पहले उसका नासिर अल अज़ीर उसका नाम था। दीज आर ऑल सब कॉन्ट्रैक्टर काइंड ऑफ अ कंपनी। वो कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा साइज का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेकिन उनका जो पैकेज रहता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर वाला पैकेज रहता है, कम रहता है। और आपका बहुत सारा कंपनीज जो है सब कॉन्ट्रैक्टर में आता है। इंडिया में बहुत सारा जो
कंपनीज आजकल आए हुए हैं, जो छोटा मोटा जो इन्वेस्टर जो 10 मिलियन का या 15 मिलियन का जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल्स में बात कर रहा हूँ, वो कंपनीज सब कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी में आता है, जो उनका टर्नओवर है ज़्यादातर जो सब कॉन्ट्रैक्टर का 20 मिलियन रहता है, कभी 15 मिलियन, कभी 1 मिलियन से 2 मिलियन के बीच में उनका मंथली उनका रेवेन्यू रहती है। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो इसमें अभी हम स्टार्ट करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर से। सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर का मैं बात करता हूँ, क्योंकि उसके बाद का जो है वर्कर्स वगैरह नहीं होते, उसमें सिर्फ स्टाफ होते हैं। सो सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर में दोनों कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स, इंजीनियर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर का रेट जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। मेन कॉन्ट्रैक्टर रेट ऑलमोस्ट इट्स सेम। सो मैं अभी स्टार्ट विद द लेबर का जो सैलरीज होती है, बेसिकली हम उसको हमेशा कम रखते हैं। वजह बहुत सारा होता है नंबर्स में, हमारे पास हेल्पर्स बहुत रहता है। ओके, लेबर्स टेक्नीशियंस का सैलरी हमेशा हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करते, बहुत कम रखते हैं, सो दैट वो लोग क्या होता है कि उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपने उनका सैलरीज बढ़ा दिया, एक का बढ़ा दिया, तो सबका बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन रहता है, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसको ये करने के लिए वी आर अवॉइडिंग द इंक्रीज द प्राइस ऑफ लेबर्स एंड टेक्नीशियंस, क्योंकि आपको बहुत सारे मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका सैलरी हमेशा लो रखते हैं, क्योंकि नंबर्स में ज़्यादा है। जैसे एक का बढ़ाया तो सबका बढ़ाना पड़ेगा, उनका ये प्रॉब्लम है। स्टाफ का जैसा नहीं है, स्टाफ का अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं, इनका वो। तो हम स्टार्ट विद द लेबर का जो हम लोग है $350 to $350, यानी कि 1300 रियल्स इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 30,000 के आसपास में हो जाता है। 8 घंटे का सैलरी बोल रहा हूँ मैं। वो उसके बाद उनको एकोमोडेशन फ्री, उनका कमा रिन्यू हम कंपनी करते हैं, और उनको फूड कंपनी प्रोवाइड करता है, या तो फूड प्रोवाइड करेगा या तो फूड अलाउंस देगा। ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है उनको, लेबर्स को। ठीक है, ये सब चीज़ रहता है। अगर ये सिर्फ बेसिक 8 घंटे का मैं बोल रहा हूँ, $350 यानी कि 1300 रियल्स, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 30,000 इंडियन रुपीज़ ओनली 8 घंटे का। वो होते वो 35-40 तक 10 घंटा, क्योंकि 10 घंटा हमेशा ड्यूटी 10 घंटे का रहता है, तो 40,000 तक चला जाता है। ओके, सो ये चीज़ है। और उसके बाद आता है टेक्नीशियंस में कौन सा। अब आप पूछोगे कि लेबर कौन है। लेबर जो एक्सकवेशन का जो काम करता है, हेल्पिंग में काम करता है, वो ट्रेड नहीं होता, उनके पास कोई ट्रेड नहीं होता, उनको सिर्फ हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, उनके पास एक स्किल नहीं होता। दे आर लाइक अ लेबर्स। वो या तो पावड़ा चलाएंगे, या तो हेल्प एज अ हेल्पर, हम अबे स्पैनर दे दो, अब इसको दे दो, उसको दे दो, मतलब मेटल को इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, ऐसा वो कैटेगरी में लेबर आ जाता है। तो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद टेक्नीशियन, उनका वीज़ा भी लेबर वीज़ा होता है। ठीक है, रिमेंबर, लेबर वीज़ा का कोई इंटरव्यूज़ कुछ भी नहीं होता, लेबर होता है। वो फिजिकली फिट रहेगा। हम क्या करते हैं, लेबर्स का मेक श्योर करते हैं कि 40-35 साल से 45 ईयर से कम हो, और अबाउट 25 ईयर्स हो, थोड़ा बहुत काम मतलब फिजिकली फिट हो। तो ये चीज़ है। टेक्नीशियंस का क्या होता है, टेक्नीशियन का जो सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर में जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है, वो $450 से $550 होता है, यानी कि 40,000 इंडियन रुपीज़ टू 50,000 इंडियन रुपीज़। सऊदी रियल में अगर बोलेगा तो 1680 प्लस 2000, यानी कि 2000 रियल बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा भी होता है, जो अच्छा फैब्रिकेटर होता है उनको हम अच्छा हर साल उसका अच्छा पैकेज दे के उनको इंक्रीमेंट भी देते हैं, उनको अच्छा हम लोग उसको ये भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और रखते, कभी उसको छोड़ते नहीं है किसी भी हालत में, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो। हम अच्छा जो टेक्नीशियन है उनको छोड़ते नहीं है। एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने एक बंदे को जो अच्छा टेक्नीशियन था पाकिस्तान से, सो हम लोगों ने उनको क्या किया कि कोरोना में जाके स्टक हो गया। वो इंडियंस भी बहुत सारे स्टक हुए, उसको फिर हम लोगों ने बुलाया, नया वीज़ा उसको इश्यू कराया। सो ये एक एग्जांपल मैं पाकिस्तानी का बोल रहा हूँ, फैब्रिकेटर था। सो उसको वो गया ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में 3 साल फंस गए बुरी तरह से, और वी नीड हिम बैडली ऑन द साइट। सो हम लोगों ने क्या किया, उसको फिर वीज़ा के ऊपर वीज़ा भेजा, फिर उसका उधर वीज़ा ओपन नहीं हो रहा था, फिर एम्बेसी से बात करके फिर उनको कम्युनिकेट करके उस कैसे भी करके उसको वापस ले, मतलब ये सिचुएशन होता है एक गुड टेक्नीशियंस का। गुड टेक्नीशियन, हर एक कंपनी गुड टेक्नीशियन को हम लोग लेते हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो। ठीक है, ये चीज़ है। बांग्लादेशी को अवॉइड करते हैं हम लोग, फिर भी ये चीज़ है। उसके बाद आता है आपका फोरमैन कैटेगरी 50,000 रियल से 50,000 रुपये से 60,000 रुपीज़, यानी कि $550 से $650। ओके, याद रखो ये रेंज होता है
बेसिकली आप उतना तक आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप अच्छा फोरमैन है तो $650 तक आप मांग सकते हो, मिल जाएगा आपको। सुपरवाइज़र कैटेगरी जो है $650 से $750, यानी कि सुपरवाइज़र वो कैटेगरी होती है जो जॉब को एग्जीक्यूट करता है, वो उनके पास डिग्रीज होना ज़रूरी है, या तो डिप्लोमा नहीं तो इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक डिग्री होना ज़रूरी है। तो वो कैटेगरी दैट्स कम्स इन द नंबर 4 कैटेगरी में, नंबर 4 में आता है। सो $650 से $750, यानी कि रियल में अगर बोला जाए तो 2500 रियल्स टू 2800 रियल्स। अब उसको इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट कर दिए तो इट इज़ 60,000 टू 68,000, यानी कि 70,000 तक, 60,000 से 70,000 तक उनका रेंज रहता है। तो वो हिसाब से हम लोग उसको मिलता है 8 घंटे का। उसके बाद आता है इंजीनियर कैटेगरी, जो बेसिकली फुल फंक्शन एज एन इंजीनियर। सो अगर आप रेंज बताएंगे तो $850 टू $1,500 एक सब कॉन्ट्रैक्टर लेवल में उनको मिलता है। मैं बाद में कॉन्ट्रैक्टर मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर का भी बात करता हूँ। अभी इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट कर दिया तो 77,000 इंडियन रुपीस से 1,36,000 या 1.5 लाख तक उनका सैलरी चला जाता है इंजीनियर्स का, जो अच्छे इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स अगर आप बोले तो वही $750 to $850 तक फ्रेशर्स मांग सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग उसको वर्कलोड तो देने ही वाले हैं। ठीक है, शॉर्टली हम लोग उसको ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद उनको फुल फ्लेज वर्कलोड देते हैं, ऐसा है। उसके बाद मैनेजर कैटेगरी जो है होता है $2,000 से $5,000 तक वो स्कोर करते हैं। उनका गाड़ी वगैरह हम लोग देते हैं, इवन इंजीनियर्स को भी गाड़ी देते हैं, फैमिली स्टेटस नहीं, फैमिली वीज़ा ये करते हैं, और रूम के लिए हम लोग अलाउंस भी दे देते हैं, एकोमोडेट, सो दैट वो अपना फैमिली को लेके वो रह सकता है। सो ये रेंज में हम लोग उसको सेट करते हैं इंजीनियर्स को। इंजीनियर्स $2,000 तक भी स्कोर करता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन यही चीज़ अब ये हो गया सब कॉन्ट्रैक्टर का लेवल का हो गया। मैनेजर का मैं बोला कि 1,80,000 से 4 लाख तक चला जाता है। 4 लाख इंडियन रुपीज़ तक पर मंथ का उनका सैलरी रहती है। उनको कोई ओवर टाइम नहीं है, मैनेजर्स को ओवर टाइम नहीं है। ठीक है, मैनेजर्स 8 घंटा यूजुअली काम करते हैं, लेकिन वो काम करना पड़ा तो उनको कभी कभी मीटिंग्स रहते हैं 10 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, कभी कभी फ्राइडे में आना पड़ता है। जब प्रोजेक्ट इज़ इन क्रिटिकल सिचुएशंस हम लोग फ्राइडे भी चले जाते हैं। तो मैनेजर्स का हम लोग 1,80,000 से 4.5 लाख तक का उनका सैलरी रेंज रहता है, डिपेंड्स अपॉन इस एबिलिटी। ये एक चीज़ है। अब वही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँगा कि मेन कंसल्टेंट जैसे कि हुंडई हो गया, ऐसा कंपनीज, उसमें उन लोगों में उसमें क्या होता है कि लेबर्स वगैरह नहीं रहते, टेक्नीशियंस कभी कभी वो लोग हायर कर लेते हैं, छोटा मोटा उनका फैब्रिकेशन अगर शॉप है तो उसमें वो लोग वेल्डर्स वगैरह हायर कर लेते हैं। तो जो रेंज मैंने बोला वही रेंज रहेगा, थोड़ा बहुत 10% प्लस 10%, 10 to 20% अप एंड डाउन रह सकता है। इंजीनियर्स का अगर बात करें तो चाहे वो चाइनीज़ कंपनी हो, चाहे कोरियन कंपनी हो, चाहे वो तुर्किश कंपनी हो, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, $5,000 से इंजीनियर्स का रेट चालू होता है। और इंजीनियर्स उसमें क्या है कि एक्सपीरियंस इंजीनियर्स होते हैं, तो 10 साल का ऊपर का जो एक्सपीरियंस बंदा रहता है वही रहता है। तो वर्ली पर्सन्स वगैरह हो गया, ऐसा कंपनीज, वो लोग $5,000 उनका मिनिमम स्टार्ट होता है, 5,000 से $8,000 तक चला जाता है। एशियंस की बात कर रहा हूँ, वही अगर गोरा है तो उनका तो $10-15,000 तो रहता ही रहता है, उसमें कोई देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। इंजीनियर्स, इंडिया के जो इंजीनियर्स है $8,000, $5,000 से चालू करता है, यानी कि 4.5 लाख से चालू होता है। तो उसके बाद उनका 6 लाख 7 लाख तक पर मंथ का उनका सैलरी रहती है। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रहता है, गाड़ी वगैरह रहता है, ऊपर से अलावेंस रहता है, एजुकेशन अलावेंस, फैमिली अलावेंस, फलाना डिम का सब कुछ रहता है उनके लिए। सो आई डिडंट वर्क एज अ मैनेजर इन द कंपनीज में, इंजीनियर होकर मैंने काम किया था। मैनेजर होकर हम लोग अपना खुद का कंपनी ओपन किया, तभी हमने फंक्शन एज अ मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर होकर काम करे। तो उनका पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, एक प्रोजेक्ट का एक जॉब टेक केयर कर लिया, बस बात खत्म हो गया। सो ऐसा रहता है उनका, प्रोजेक्ट बड़ा रहता है, नो डाउट अबाउट दिस बिग प्रोजेक्ट, फुल प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सो यही चीज़ होता है। तो दीज आर द सैलरी स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब्ड इन दिस वन। सो आप देख लो, ये चीज़ है। जब भी आप अगर आप जाओगे तो मैंने जो बोला है, मैं चाहे तो मैं कमेंट्स बॉक्स में भी मैं सैलरी रेंज डालूंगा। आप लोग जब भी इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हो तो ये
जो मैंने लिखा हुआ है वो मिनिमम है, उसको ऊपर आप मांग सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये मिनिमम है, ये ब्रैकेट हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जब भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जब इसके लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, ये बेसिक सैलरी, आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप कंट्री का नहीं है भाई, ये यूरोप कंट्री यूएसए का नहीं है, वहाँ पे तो $10-15 पर आवर का तो मिनिमम रेट रहता है, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई रहता है, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई नहीं रहता, और वहाँ पे आपको एकोमोडेशन वगैरह आपको खुद को एकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग पूरा एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ देते हैं, आपका इंश्योरेंस लेके, मेडिकल इंश्योरेंस लेके, इकामासा लेके सब कुछ हम लोग कवर करते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा आपको जिम्मेदारी होती है, और ये सब चीज़ होती है। तो वहाँ को यहाँ को कंपेयर ना करें, यहाँ का अलग सेटअप है, वहाँ का अलग सेटअप है, और मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर कंट्रीज़ में इनकम टैक्स नहीं रहता, वहाँ पे आपको 30% आपका इनकम टैक्स कटेगा, वो अलग, बहुत अलग झंझट है वहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, इनकम टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, वैट वगैरह है, सऊदी अरब में 15% वैट है, अगर दुबई वगैरह में 5% का शायद है, बहरीन में भी 5% का वैट है। सो ये है, दैट इज़ देयर, एक्सपेंस इज़ देयर, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा बहुत बढ़ चुका है पहले से, अभी थोड़ा मतलब इनको समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऑफ टैक्सिंग इनको पता चल गया अभी। सो दैट्स इट, अभी ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो गया अभी। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन वन मोर टाइम with the good information.